कई हफ्तों में जंगल में फंसा रहा, बिना खाने बिना उम्मीद के। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मैं उस जंगल में अकेला नहीं था। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप देश और दुनिया के किस कोने से हमारी कहानी सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि जब आप किसी चीज को गौर से देखते हैं तो वो बदली हुई लगने लगती है। उदाहरण के तौर पर मेरी माँ मेरे बचपन के फुटबॉल मैचों को बहुत गर्व से देखती थी, लेकिन जैसे ही वो मुझे सब्स्टिट्यूट बेंच पर बैठा देखती, उनका चेहरा बदल जाता था। खैर, मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ। गर्मियों की छुट्टियों की बात है। मेरे माता पिता मुझे एक नजदीकी नेशनल पार्क ले गए। वहां जूनियर रेंजर क्लब था, जहां बच्चों को वन्य जीवों के बारे में ज्ञान और जंगल में जीवित रहने के तरीके सिखाए जाते थे। पहले तो मुझे ये सब बेकार लगा। मुझे लगा कि ये सिर्फ बेमतलब की चीज है और इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन मैंने फिर भी उस क्लब को एक मौका दिया। 1 दर्जन बच्चों और हमारे साथ चल रहे एक बेहद उत्साही रेंजर के साथ हमने क्राफ्ट सेशन, सर्वाइवल ट्रेनिंग, गुफाओं की खोज और तरह तरह के गेम्स खेले। हमारे गेम्स इस तरीके से बनाए गए थे कि वो सिर्फ प्रतिद्वंदी को हराने के बारे में नहीं थे, वो सहयोग के बारे में थे, एक साथ मिलकर काम करने के बारे में थे। हम सभी को एक सामान्य लक्ष्य के लिए काम करते देखकर मेरे अंदर कुछ बदल गया। मेरे अंदर कुछ जाग उठा। मुझे वो सब बहुत अच्छा लगा। जुलाई 1998 में हमारे 12 जूनियर रेंजर्स ने एक रात की स्पॉटलाइट वॉक पर निकलने का फैसला किया। हमें अपना सर्वाइवल किट पैक करके अपने गाइड के साथ एक रेंजर स्टेशन तक पहुंचना था। वहां हम जो कुछ भी लाए थे उसके आधार पर हमारा मूल्यांकन किया जाना था। कैंप में एक उत्साह था। ये किसी ग्रेजुएशन जैसे था। हमें आधिकारिक तौर पर वाइल्ड लाइफ स्टीवर्ड्स बनना था। हमने जोश में आकर नियमों के तहत अपने अपने जोड़े बनाए और ट्रेल पर चल पड़े। वो एक सामान्य ट्रेल होनी थी। हमारे लीडर रेंजर डैन पिछले 12 सालों से हर गर्मी में ये वॉक करवाते आए थे। वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार थे, लेकिन उस रात प्रकृति ने कुछ और ही योजना बना रखी थी। मुझे याद है कि उन्होंने हाथ उठाकर हमें रुकने और कुछ सुनने का इशारा किया। अंधेरे में कहीं से एक गहरी कराहने की आवाज आई। झाड़ियों की सरसराहट और पेड़ों की टहनियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। मैंने 2 चमकती हुई पत्थरों जैसी आंखें देखी जो हमारी टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। वो एक काला भालू था। अब जब मैं इस किस्से के बारे में सोचता हूं तो मुझे ये इतना डरावना नहीं लगता, लेकिन उस वक्त हम बहुत ज्यादा डर गए थे। उस भालू ने रेंजर डैन को सूंघा और वहां से चला गया। लेकिन 10 साल के बच्चों के लिए ये मौत को सामने से देखने जैसा था। मेरा साथी घबरा गया और जंगल में भागने लगा। हमें कभी भी अपने बडी को अकेला नहीं छोड़ना होता था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। मैं उसे रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन जब तक वो रुका हम बाकी ग्रुप से अलग हो चुके थे। मुझे उनकी टॉर्च की रोशनी तक दिखाई नहीं दे रही थी। खैर, भटके हुए लोगों की मदद करने के लिए उनके पास एक सिस्टम था, लेडी ब्लूबेल सिस्टम। पूरे पार्क में पेड़ों पर नीले टेप लपेटे जाते थे और सबसे नजदीकी रेंजर स्टेशन या ट्रेल की दिशा में एक घंटी बांधी जाती थी। अंधेरे में भी आप हर थोड़ी देर में घंटी की आवाज सुन सकते थे और उसकी दिशा देखकर रास्ता पा सकते थे। उस नीले टेप को देखते ही हमारे बचने की उम्मीद बढ़ गई। हमें सिखाया गया था, अगर सब कुछ फेल हो जाए तो हमें सिर्फ 3 सरल नियमों का पालन करना है। स्टॉप, लिसन, लुक। लेडी ब्लूबेल टेक्स यू होम।
यानी रुको, सुनो और देखो, और लेडी ब्लूबेल तुम्हें घर ले जाएगी। यही लेडी ब्लूबेल सिस्टम के कुछ रूल्स थे। वो पल काफी डरावना था जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हम भटक गए हैं। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था, जैसे अंधेरा मेरे गले में अटक गया हो। मेरा साथी पैनिक अटैक से जूझ रहा था, लेकिन मैंने वही किया जो सिखाया गया था। रुको, सुनो और देखो, और लेडी ब्लूबेल हमें घर ले जाएगी। और मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने ना सिर्फ उन घंटियों की आवाज सुनी, बल्कि उसे देखा भी। दूर नीली ड्रेस पहने एक लंबी औरत, धूप में तपी हुई बाह जो हमें ट्रेल की दिशा दिखा रही थी, लंबे काले बालों के बीच से चमकती हुई मुस्कान, रात के अंधेरे में एक गर्मजोशी भरी मौजूदगी। शायद मैं गलत याद कर रहा हूं, शायद वो वहां नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने वहां उसको देखा था। मेरा साथी और मैं शायद बस 20 मिनट के लिए ही भटके थे। हम वापस ट्रेल पर पहुंच गए। अब हम अपने ग्रुप से मिल गए थे। बाकी की रात रेंजर डैन की तारीफों में, हॉट डॉग खाने में और जलती हुई कैंपफायर के आसपास सुनाई गई डरावनी कहानियों में बीती। मैंने किसी को भी लेडी ब्लूबेल को देखने के बारे में नहीं बताया। मेरी मां को लगा था कि उस रात के बाद मेरी जूनियर रेंजर क्लब में रुचि खत्म हो जाएगी। शायद मैं उन सब एक्टिविटीज से डर जाऊंगा या बोर हो जाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों उसका उल्टा असर हुआ। मैंने जो कुछ भी सीखा था उसी का इस्तेमाल करके मैं उस जंगल में जीवित रहा था, और मैंने जीत हासिल की थी। और ये सिर्फ किसी गेम में जीत नहीं थी, ये मेरे जीवन में जीत थी। और उसी पल मैंने तय किया कि मुझे पार्क रेंजर बनना है। मैंने MSU से फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की, कुछ अलग अलग नौकरियां की, 1 साल का ब्रेक लिया और 2009 में मिनेसोटा डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में नौकरी पाली। आजकल मैं खुद जूनियर रेंजर क्लब चलाता हूं। रेंजर डैन 2018 में रिटायर हो गए थे, लेकिन गर्मियों में अब भी वो क्लब के लिए वॉलंटियर करते हैं। इस इलाके को मैं 1 दशक से भी ज्यादा समय से जानता हूं, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ के रास्तों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। मुझे पता है कि कौन से जानवर किस इलाके में घूमते हैं, और मौसम बदलने से ही मैं अंदाजा लगा लेता हूं कि आगे क्या होने वाला है। मुझे पता है कि अचानक आई बाढ़ की गंध कैसी होती है, और हवा के स्वाद से ही मैं बता सकता हूं कि आंधी आने वाली है। फिर भी कभी कभी प्रकृति मुझे चौंका देती है, और कभी कभी वो कुछ बिल्कुल अलग ही रास्ता दिखा देती है। पार्क भी बहुत बदल गया था। उदाहरण के तौर पर लेडी ब्लूबेल प्रोग्राम। सालों में ये एक तरह का मैस्कॉट बन गया था। उसे नीली ड्रेस पहने एक चमकदार औरत के रूप में दिखाया जाता था। उसके कुछ साथी भी थे, जैसे शरारती रिकी रैकून और हमेशा उदास सनी द सैड सनफ्लावर। कॉमिक बुक्स, ट्रेडिंग कार्ड्स, स्टैम्प्स और मर्चेंडाइज, वो एक प्यारी आइकन बन गई थी। हर गर्मी में वो एक औरत को उसी तरह के कपड़े पहनाकर रखते थे ताकि वो जूनियर रेंजर्स का स्वागत करें और उन्हें उस सिस्टम के बारे में सिखाएं। लेडी ब्लूबेल कुछ हमारे स्मोकी द बियर जैसी थी, जो बच्चों को पार्क में सुरक्षित रहने के तरीके बताती थी। मुझे ये सब बहुत पसंद था। जूनियर रेंजर क्लब छोड़ने के बाद भी मैं लेडी ब्लूबेल की यादगार चीजें इकट्ठा करता रहता था, लेकिन कुछ समस्याएं भी थीं। समय के साथ कुछ पर्यटक नीले टेप को चुराने लगे, सोवेनियर के तौर पर अपने पास रखने के लिए। कुछ लोग तो घंटी ही उठा ले जाते थे। कुछ लोग घंटी को जानबूझकर गलत दिशा में घुमा देते थे। धीरे धीरे इस सिस्टम को लगातार ठीक करने में लगने वाले संसाधन इसके फायदों से ज्यादा हो गए थे। 2008 में ऑफिशियल्स ने आधिकारिक तौर पर लेडी ब्लूबेल टेक्स यू होम वाला नारा हटा दिया
और 2011 में मैस्कॉट को भी पूरी तरह से रिटायर कर दिया। मुझे उसे जाते हुए देखकर काफी दुख हुआ, लेकिन मैं समझ सकता था वो अब प्रैक्टिकल नहीं रह गया था, क्योंकि समय बदल गया था। अब जब मैंने आपको इतनी डिटेल्स बता दी हैं, तो मैं आपको एक खास घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसा जो मैंने अपने दोस्तों या सहकर्मियों के साथ भी कभी साझा नहीं किया। वो अगस्त का अंत था। मैं दक्षिण पूर्वी ट्रेल पर एक एल्क के झुंड की गतिविधियों को मैप कर रहा था। पत्तियों का रंग बदलने वाला था और हवा में हल्की ठंडक भी थी। टहनियां अब ज्यादा तेज आवाज करने लगी थी और दिन तेजी से छोटे हो रहे थे। उस दिन जब मैं वापस लौटने ही वाला था, तो मैंने ट्रेल से थोड़ा हटकर धुएं का एक गुब्बार देखा। कुछ बड़ा नहीं, शायद कोई कैंपफायर थी। मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लूं, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। मैं एक छोटे से कैंप के पास पहुंचा। वहां एक खराब सा टेंट था, नियॉन ऑरेंज कलर का। कैंपफायर भी जल्दबाजी में बनाई गई थी, जिस पर ग्रिल किया गया गिलहरी जैसा कुछ पड़ा था। टेंट से पसीने की गंध आ रही थी, जिससे लगा कि जो भी वहां रह रहा है वो काफी समय से रुका हुआ है। मैंने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? लेकिन जवाब में मुझे एक चीख सुनाई दी और तेज कदमों की आवाज आई। कोई गिरा, उठा और फिर मेरी तरफ भागा। पहले तो मैं चौंक गया, शायद कोई जंगली जानवर है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद एक युवा औरत उस कैंप में घुसी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसके हाथ और मुंह पर तेज धूप के निशान थे। होठ सूखे और पीले पड़ गए थे और उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए उठी और मुझे जकड़ लिया, मेरे कंधे पर रोने लगी। धीरे या आराम से नहीं, बल्कि जोर जोर से विलाप करने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हर दूसरा शब्द उसके गले में अटक जा रहा था। उसने सिसकी लेते हुए कहा, क्या क्या मैं बच गई? क्या मैं वहां से बाहर आ गई हूं? मैंने उसे उठाया, पानी दिया और शांति से सब कुछ बताने को कहा कि आखिर हुआ क्या था। उसने बताया, मैं बस अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रही। मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे गले में शब्द अटक गए। मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हम किसी को ढूंढने नहीं निकले थे। महीनों, शायद सालों से हमने किसी का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया था। मैंने कहा, ठीक है, शांत हो जाओ। चलो तुम्हारा सामान समेटते हैं और तुम्हें घर ले चलते हैं। उसका नाम आन्या बेकर था। वो कंपनी रिट्रीट में थी और रास्ते में कहीं खो गई थी। उसे लगा कि वो लगभग 2 हफ्तों से अकेली है, लेकिन यकीन से कुछ भी कहना मुश्किल था। उसने सिसकते हुए कहा, दिन और रात का कोई ख्याल ही नहीं रहता। तुम बस चलते रहते हो और शायद 1 घंटा बीत जाता है या फिर 1 दिन। कुछ भी समझ नहीं आता। मेरे दिमाग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो कुपोषित और डिहाइड्रेटेड थी। मुझे लगा कि शायद उसमें वापस जाने की ताकत भी नहीं बची थी। नजदीकी रेंजर स्टेशन काफी दूर था। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसका कुछ सामान उठा सकता हूं, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने जोर देकर कहा, नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। प्लीज बस मुझे घर ले चलो। हम ट्रेल पर वापस आए और चलने लगे। मैंने अपना रेडियो निकाला और सूचना देने की कोशिश की। तभी आन्या ने कहा, मैं यहां अक्सर आती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद खो जाऊंगी। कोई नहीं, सबके साथ होता है। तुम बच गई, बस यही मायने रखता है। मैंने सब कुछ सही किया था। मैं रुकी, मैंने सुना और देखा भी, घंटियों को फॉलो भी किया। मैंने सब कुछ सही से फॉलो किया था। पता नहीं कैसे मैं फिर भी खो गई। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, तुमसे वही गलती हो गई।
हम अब वो सिस्टम नहीं चलाते। मैंने आन्या को बताया कि लेडी ब्लूबेल प्रोग्राम 1 दशक से भी ज्यादा समय पहले बंद हो चुका है। मैंने उन सैबोटाज की गई घंटियों, चोरी हुई टेप और सैलानियों द्वारा किए गए बेवकूफाना कामों के बारे में शिकायत की। सच कहूं तो मुझे अजीब लगा कि उसे कोई घंटी मिली भी कैसे। मैंने तो सालों से कोई घंटी उस जंगल में देखी ही नहीं थी। लेकिन अभी और जरूरी चिंताएं थीं। मेरी रेडियो ने कभी दिक्कत नहीं दी थी, लेकिन आज वो बिल्कुल डेड था। मैंने बैकअप बैटरी लगाई, लेकिन रेडियो चुप ही रहा। फिर भी आन्या मेरे अनुमान से बेहतर हालत में थी, इसलिए मुझे लगा कि अगर हम अच्छी रफ्तार से चलें तो शाम तक वापस पहुंच जाएंगे। ट्रेल पर करीब 200 कदम चलने के बाद कुछ गड़बड़ लगने लगी। ट्रेल को अब तक पश्चिम की तरफ मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन वो उत्तर की ओर जाती रही। चारों ओर देखा तो कोई परिचित लैंडमार्क नजर नहीं आया। हमने उसी रास्ते पर और 10 मिनट चलने की कोशिश की, लेकिन ट्रेल अचानक गायब हो गई। एकदम से डेड एंड आ गया। जितना मैं जानता था, वहां ऐसी कोई ट्रेल नहीं थी। मेरे आने के बाद से मैंने ऐसी ट्रेल कभी नहीं देखी थी। लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और इस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं था। रेडियो खराब था, इसलिए मैंने फ्लेयर गन निकाली। मेरे पास सिर्फ एक शॉट था, इसलिए उसे सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल करना था। मैंने ऊपर निशाना साधा, आन्या को पीछे हटने को कहा और फायर किया। पेड़ों की चोटियों को रंगते हुए लाल रोशनी आसमान में छा गई। मैंने आन्या से कहा, अब हम यहीं रुकते हैं। अगर हम चलते रहे तो वो लोग हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम बड़ी सिस्टम फॉलो करते हैं, हमें यही करना चाहिए ना। मैंने सर हिलाया। हाँ, तुम जूनियर रेंजर रही हो क्या? आन्या एक लट्ठे पर आराम से बैठ गई और मेरी बोतल से पानी पीते हुए बोली, लेडी ब्लूबेल टेक्स यू होम। उसकी आंखों में एक चमक आई और फिर गायब हो गई। मैंने उसकी उस बात को इग्नोर किया। हम वहां घंटों बैठे रहे। हमने एक प्रोटीन बार शेयर किया और आन्या ने कैंपफायर बनाने में मेरी मदद की। हैरानी की बात यह थी कि पास में एक छोटी सी धारा थी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। हमने थोड़ा पानी उबाला, अपनी बॉटल्स भरी और आराम से बैठ गए। हमें बचाने वालों को आने में अभी घंटों लग सकते थे। जल्दी ही आसमान काला पड़ गया। मुझे लगा कि अंधेरे में हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, इसलिए हमने कैंप फायर लगा ली। आन्या के पास अपना टेंट था और मेरे पास स्लीपिंग बैग था। हम दोनों जल्दी सोने चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मेरा नया बडी तो गहरी नींद में था। शायद हफ्तों बाद किसी इंसान को देखने की खुशी ने उसे थका दिया था। लेकिन मैं इस बात से परेशान था कि रास्ता क्यों नहीं मिल रहा। यह मेरी समझ से बाहर था। मैं इस ट्रेल पर 1000 बार आया था, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नींद और जागने के बीच उस धुंधले पल में मुझे लेडी ब्लूबेल के बारे में एक विचार आया। उसके 3 सरल नियम थे। स्टॉप, लिसन एंड लुक। पहले रुको ताकि तुम और न भटको। दूसरा, सुनो, क्योंकि घंटियों की आवाज नीले टेप से ज्यादा दूर तक जाती है। और तीसरा नियम, देखो। ये देखो कि घंटी किस दिशा में है और तुम्हारा रास्ता उसी दिशा में जाता है। मैंने उसी पल सोचा, हम पहला नियम तो फॉलो कर रहे हैं, हम रुक चुके हैं। मेरे मन का एक हिस्सा उस घंटी को सुनना चाहता था जो मैंने बचपन में सुनी थी। उस आवाज को सुनकर घर वापस जाना चाहता था। जैसे जैसे नींद उड़ रही थी, मेरी नजरें अंधेरे में घूमने लगीं। तभी मैंने पास के एक पेड़ पर नीले टेप की एक पट्टी देखी। ये एक अजीब बात थी। मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा था? शायद मेरी नजरों ने उस टेप को ढूंढा ही नहीं था, इसलिए वो हमें दिखी भी नहीं। आन्या मुझसे काफी पहले उठ चुकी थी। उसने मेरे बैग से निकालकर चने गरम किए
और सलामी के कुछ टुकड़े काटे। खाना बहुत साधारण था, लेकिन चलते रहने के लिए काफी था। मैं फिर से पानी भरने गया, लेकिन इस बार वो पानी की धारा गायब थी। कल यहां पानी की एक धारा बह रही थी और अब कुछ भी नहीं है। ये एहसास होते ही मेरा खून सूख गया। अब मुझे खुद पर शक होने लगा था। मैं इस जंगल को अपने हाथ की तरह जानता था और अचानक लगा जैसे मेरे हाथ में एक अतिरिक्त उंगली आ गई हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने मैप्स और कंपास दोबारा चेक किए। हमारे आसपास कोई परिचित लैंडमार्क नहीं था, ना कोई पहाड़ी, ना कोई झील और ना ही कोई नदी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। तभी मैंने देखा कि आन्या कैंपफायर के पास से मुझे घूर रही है। वो मेरी बेचैनी भांप चुकी थी। उसने मुझे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी और फिर उसने कहा, पता है, मैंने उसे एक बार देखा था जब मैं जूनियर रेंजर थी। मैंने जवाब में कहा, ये कोई असामान्य बात नहीं है। बहुत से बच्चों को लगता है कि उन्होंने उसे देखा है। हम सब ने उसे अपने दिमाग में बना लिया था। वो सिर्फ हमारे दिमाग का खेल थी। हम बस एक दूसरे को यकीन दिलाने की कोशिश करते थे कि लेडी ब्लूबेल असली है। नहीं, मेरा मतलब, मैंने उसे सच में देखा था। उसकी ड्रेस और उसके बाल, सब कुछ। और पता है, वो बहुत लंबी थी। मैं लकड़ी लेने गई थी। मैं तो भटकी भी नहीं थी, लेकिन वो बस वहां खड़ी थी और मुझे देख रही थी। मैंने उससे कहा, कभी कभी परछाइयां हमारे साथ खेल खेलती हैं। लेकिन आन्या हंसी और बोली, नहीं, मजे की बात यह है कि वो दोपहर का समय था। हम पूरा दिन इंतजार करते रहे, सुबह, दोपहर और फिर देर रात तक। फिर भी कोई नहीं आया। ना कोई फ्लेयर दिखा, न दूर से कोई आवाज आई। बस मैं, आन्या और मीलों तक फैला जंगल। वो जंगल जो मुझे जाना पहचाना लगना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से लग नहीं रहा था। हमने तय किया कि सुबह होते ही हम खुद ही वापस चल पड़ेंगे, चाहे हम किसी भी कोण से आ रहे हों। सीधे उत्तर की ओर चलने से हम किसी न किसी मुख्य ट्रेल पर जरूर पहुंच जाएंगे। मैं आन्या को ये नहीं बता पाया कि मैंने भी लेडी ब्लूबेल को देखा था। इतने सालों बाद भी मुझे यकीन नहीं होता था। हालांकि वो उतनी ही क्लियर दिखाई दी थी जितना आन्या ने बताया था। उस रात मैं हवा के बहाव को सुनता रहा। मैं उसे नजरअंदाज करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। मैं सुनता रहा, और जितना मैं उससे बचने की कोशिश करता, उतनी ही साफ वो आवाज सुनाई देती। और हवा के साथ कहीं और से भी आवाज आ रही थी, दूर से घंटियों की आवाज, जो मुझे देखने के लिए कह रही थी, लेडी ब्लूबेल को देखने के लिए। अगले दिन हमने सामान पैक किया और हम चल पड़े। आन्या पहले से काफी बेहतर थी। उसने मेरा ज्यादातर राशन खा लिया था, लेकिन कुछ बचा भी था। लेकिन जल्द ही हमें जंगल में खाना ढूंढना पड़ेगा। फिर भी ट्रेल ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों की दूरी पर होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे कुछ भी अपनी जगह पर नहीं लग रहा था। हम एक खुले मैदान से गुजरे, जहां गिरे हुए पेड़ और घुटनों तक ऊंची घास थी। तभी मुझे दूर कुछ दिखा। मैंने आन्या को इशारा किया और हम रास्ता बदलकर उधर की तरफ गए। वहां पर पुराना रुको, सुनो और देखो वाला साइन बोर्ड था। सालों से मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो थोड़ा खराब हो चुका था, लेकिन पढ़ा जा सकता था। हालांकि उसमें किसी ने कुछ बदलाव किया था। किसी ने चमकीले नीले रंग से हर लाइन में डोंट जोड़ दिया था। डोंट स्टॉप, डोंट लिसन, डोंट लुक, लेडी ब्लूबेल वॉन्ट टेक यू होम। क्या ये तुमने किया है? आन्या ने जवाब दिया, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो खुद ये पहली बार देख रही हूं। हम एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस जंगल में हम अकेले नहीं थे।
हम उत्तर की ओर बढ़ते रहे, लेकिन मुझे लगातार ये एहसास हो रहा था कि पूरे इलाके में कुछ गड़बड़ है। मैंने चारों ओर छोटे छोटे संकेत देखने शुरू किए। टूटी हुई टहनियां और घास में बने रास्ते। एक बड़े पत्थर के पास वो जगह थी जहां कोई सोया हुआ लगता था। निशान काफी साफ थे। मुझे कुछ पैरों के निशान भी मिले और आन्या ने कसम खाकर कहा कि वो वहां कभी नहीं गई थी। दोपहर ढलते ढलते मैं चिंतित होने लगा। न सिर्फ और ज्यादा पैरों के निशान मिल रहे थे, बल्कि वो ताजा भी थे। हमने अपनी रफ्तार धीमी कर दी और मैंने चारों ओर बेहतर तरीके से देखना शुरू किया। मुझे अंदाजा लगाना था कि वहां और कितने लोग हो सकते हैं। मैंने करीब 3 लोगों के पैरों के निशान देखे थे कि तभी हमारे सामने एक और खुला मैदान आया। मुझे कुछ पल लगे ये समझने में कि हम वहीं वापस आ गए थे जहां से हमने शुरू किया था। दूर वही डोंट स्टॉप, डोंट लिसन और डोंट लुक वाला साइन बोर्ड लगा दिख रहा था। मैंने कंपास निकाला, आन्या का हाथ पकड़ा और तेजी से चल पड़े। हमें फिर से कोशिश करनी थी। पता नहीं कब और कहां हम भटक गए थे, लेकिन अब हमें रुकना नहीं था। हम उत्तर की ओर बढ़ते रहे और इस बार मैंने कंपास 1 सेकंड के लिए भी नहीं रखा। हमने एक स्थिर गति से जॉगिंग शुरू की, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो मैदान पीछे छूटता जाए। आन्या ने भी रफ्तार बनाए रखी। एक जगह हम पानी पीने के लिए रुके। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दूर कुछ दिखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है, लेकिन वो सीधा खड़ा था। नहीं, वो सिर्फ खड़ा नहीं था, वो दौड़ रहा था। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि हम क्या देख रहे हैं। मुझे कई सेकंड्स लगे ये पता लगाने में कि वो एक इंसान था। एक युवक, 17-18 साल से ज्यादा उम्र का नहीं था। बिखरे हुए बाल और पैरों हाथों पर कट्स के निशान। वो फटी हुई जीन्स पहने हुए था जो हफ्तों की गंदगी से काली पड़ चुकी थी। वो सामान्य तरीके से नहीं दौड़ रहा था। वो झुका हुआ था और हाथों को अजीब तरीके से हिला रहा था। वो अपनी गर्दन से भी एक अजीब सी हरकत कर रहा था, जैसे बॉबल हेड डॉल करती है। उसकी गर्दन स्थिर नहीं थी। जैसे जैसे वो पास आया, मैंने एक लगातार बड़बड़ाहट सुनी। चीख नहीं, फुसफुसाहट भी नहीं, बस बड़बड़ाहट। ऐसा लगा जैसे वो हर सांस के साथ कुछ शब्दों को जबरदस्ती बाहर निकाल रहा हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहा है। बस इतना पता चला कि वो कुछ बार बार दोहरा रहा था। आन्या पीछे की ओर हट गई क्योंकि साफ था वो युवक सीधा हमारी तरफ आ रहा था। तभी मैंने उसके हाथ में पत्थर से बना एक नुकीला हथियार देखा। मुझे समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या होने वाला है और वो हम पर टूट पड़ा। उसने पहले आन्या पर हमला किया, लेकिन वो बहुत तेज थी। जैसे ही वो एक पेड़ के पीछे छुपी, मैं आगे बढ़ा। मैंने अपने बैकपैक से कैंपिंग शावल निकाला और जोरदार प्रहार किया। जैसे ही हमलावर ने मेरी तरफ मुड़कर देखा, मेरा वार सीधे उसके चेहरे पर लगा। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा गहरा कट लग गया था। उसके कान का एक हिस्सा कट गया था। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन दर्द के कारण उसकी आंखें घूम गई थी। उसका मुंह मछली की तरह खुल और बंद हो रहा था और एक ही शब्द वो बार बार दोहरा रहा था, मत मत रुको, मत रुको और मत सुनो। उसकी आंखों से मेरी आंखें मिली। उसकी पुतलियां फैल गईं और उसकी आवाज कांप उठी। सर हिलाते हुए उसकी आंख से एक आंसू निकल आया और वो कांपते हुए बोला, मत सुनो और मत मत देखो, बिल्कुल भी मत देखो। उसकी नजर मेरे पीछे किसी चीज पर गई। एक टूटे हुए पेड़ से लटका हुआ टेप ठीक मेरे पीछे था। जैसे ही मैंने उसके जख्म का आकलन करने की कोशिश की, वो फिर से हरकत में आया। अब वो सीधा नहीं दौड़ सकता था, इसलिए वो झुका हुआ भागा।
पेड़ों और टहनियों को पकड़ते हुए उनका सहारा लेते हुए भाग रहा था। मैंने उसके जाने के बाद भी टहनियों के टूटने की आवाजें सुनी। आन्या वहीं जमी हुई खड़ी रही। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके से हटा दिया। वो हाइपर वेंटिलेट करने की कगार पर थी, बस संभलने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, बस बस मुझे एक सेकंड दो प्लीज। उसके बाद हमने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। मैं दूर से बड़बड़ाहट और टहनियों के टूटने की आवाजें सुनता रहा, और कभी कभी जब अचानक हवा का झोंका आता तो घंटियों की आवाज सुनाई देती, कभी एक और कभी कई सारी। लेकिन हम चलते रहे, उत्तर की ओर, अपने रास्ते की ओर। जैसे जैसे रात गहराई, मैंने महसूस किया कि मैं रुकना नहीं चाहता। जब भी मैं रुकता, आवाजें तेज हो जाती, वो घंटियां पास आने लगती। अंधेरे में जो कुछ भी छुपा था वो हमारे करीब आ रहा था। भले ही कुछ भी हम पर नहीं टूटा और कोई और हमला नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगातार बेचैनी महसूस हो रही थी। आन्या की हालत भी बेहतर नहीं थी। वो घंटों कैंप फायर के पास बैठी रही, धीरे धीरे आगे पीछे हिलते हुए। वो सोच में पड़ी थी। कभी कभी वो अचानक किसी दिशा में सर घुमा लेती, जैसे उसने कोई आवाज सुनी हो जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। मैं घंटों करवटें बदलता रहा, आंखें मुश्किल से बंद कर पाया। ऐसा लगा जैसे रात कभी खत्म ही नहीं होगी। जितना मैं इसके बारे में सोचता, समय उतना ही धीमा होता चला गया। मुझे याद है कि मैं रात के आसमान को देखता रहा, चांद के निकलने का इंतजार करता रहा, लेकिन चांद कभी नहीं आया। आन्या ने कहा था कि वो मुझे सोने से पहले जगा देगी ताकि हम बारी बारी से पहरा दे सकें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं उतना ही जाग रहा था जितना वो जाग रही थी। कुल मिलाकर मुझे शायद 1 घंटे की नींद मिली। आन्या को तो कुछ भी नींद नहीं मिली। उसने अपना टेंट लगाने की भी जहमत नहीं उठाई। जब मैं अंत में उठा तो बाहर अभी भी अंधेरा था। मैंने अपनी घड़ी देखी, लेकिन वो आधी रात के ठीक पहले रुक गई थी। आन्या अभी भी जाग रही थी, कैंप फायर की राख को घूर रही थी। हमारे पास काफी लकड़ी थी, लेकिन उसने उसे आग में डालने की जहमत नहीं उठाई। वो अचानक बोली, मुझे लगता है यहां मुझे कुछ हफ्तों से ज्यादा का समय हो गया है। समय का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। आखिरी तारीख क्या याद है तुम्हें? आन्या ने बताया कि उसे जुलाई का अंत याद है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ये ज्यादा बुरा नहीं है, बस कुछ हफ्ते ही हुए हैं। मैंने अपने बैग से बची हुई सलामी निकाली और एक टुकड़ा काटा। मैं कैंपफायर के दूसरी तरफ आन्या के सामने बैठ गया। मैंने एक लकड़ी आग में डाली और देखा कि आग फिर से जीवित हो उठी। तभी मेरे दिमाग के पिछले हिस्से में कुछ फुसफुसाया, एक स्पष्ट सवाल जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं सोचा था, लेकिन मुझे ये सवाल पूछने में बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने पूछा, आन्या, तुम बता सकती हो जुलाई कौन से साल का? आन्या और मैं एक दूसरे को आंखों में देखने लगे। मैं देख सकता था कि उसके दिमाग के पीछे एक भयानक एहसास उबल रहा था। मैंने सवाल दोहराया, कौन सा साल आन्या? अभी हमारा राष्ट्रपति कौन है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ गई जब मुझे एक ख्याल आया। मुझे नहीं पता कि मेरे सामने बैठी वो औरत कौन है या उसने वास्तव में क्या देखा है। जब से वो मिली है, मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। हमें पता ही नहीं हम जा भी कहाँ रहे थे। तभी आन्या ने कहा, हमें सामान पैक करना चाहिए। अभी नहीं, अभी बाहर अंधेरा है। लेकिन वो बोलते हुए सामान पैक करने लगी। कभी कभी अंधेरा काफी देर तक रहता है। जैसे ही आन्या ने सामान पैक करना शुरू किया, मैं हताश हो गया। वो कुछ छुपा रही थी। अगर हमें बाहर निकलना था किसी भी हालत में, तो हमें एक साथ काम करना चाहिए, बड़ी सिस्टम को फॉलो करना चाहिए।
आन्या, तुम कुछ ठीक से बता नहीं रही हो। कभी कभी वो नियम तोड़ देती है ताकि वो हमें यहां रोक सके। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मैं इतने दिनों से यहां हूं कि मुझे पता ही नहीं क्या असली है और क्या नकली। मैंने सोचा मैं खुद को यहां से निकाल लूंगी, लेकिन वो मुझे नहीं जाने देगी। वो यही है, वो हमेशा से यही है। मैंने आगे कुछ नहीं कहा। आन्या आगे पीछे घूमती रही, अपने सर के पीछे खुजलाते हुए बोली, वो साइन बोर्ड, उस पर मैंने ही लिखा था, क्योंकि जब भी तुम रुकते हो वो वहीं होती है। जब तुम सुनते हो तो तुम उसी को सुनते हो, और जब तुम देखते हो। आन्या ने मेरा कंधा पकड़ा और मुझे पीछे की ओर घुमा दिया। जब तुम देखते हो तो वो वहां होती है। पहले तो मुझे कुछ नहीं दिखा, शायद मैं देखना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग का कोई हिस्सा मुझे बता रहा था कि मैं किसी चीज को ढूंढ रहा हूं। धीरे धीरे छायाएं मुड़ने लगी, वो अपना आकार बदलने लगी, कुछ नया बनाने लगी। हर बार जब मैं पलक झपकता एक नई तस्वीर बनती जाती। हड्डियों से बनी एक पतली औरत की धुंधली आकृति, एक बेजान खोपड़ी पर चिपके हुए बाल, एक टूटा हुआ जबड़ा जो ढीले धागे की तरह लटक रहा था, हवा के झोंकों से हिल रहा था। एक खट्टी गंध मेरी तरफ आई, जिससे मेरी जीभ पर अमोनिया का स्वाद आ गया। और हां, वो वहां थी, उसकी पहचान वाली नीली ड्रेस जो सबको आश्वस्त कराती थी कि वो वही है, लेडी ब्लूबेल। आन्या, ये क्या है? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आन्या पीछे हट रही थी। वो पैक कर चुकी थी और जाने के लिए तैयार थी। उसने मेरा सामान और बॉटल्स भी ले लिया था, और मेरा बैग कैंपफायर के पास खुला पड़ा था। उसकी आंखों में स्पष्ट डर था, जैसे उसने कोई जंगली जानवर देख लिया हो। मैं उसे मुझे ले जाने नहीं दे सकती, आन्या ने हाफते हुए कहा। माफ करना, मुझे माफ करना। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि उसने क्या किया है, जंगल की हवा में एक आवाज गूंजने लगी, घंटियों की आवाज, और बहुत सारी घंटियों की आवाज। मैंने मुड़कर देखा, वो औरत मेरे ऊपर खड़ी थी। वो उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी थी। मेरे पैर कांप गए जब मैंने कम से कम 9 फीट लंबे उस दैत्य को देखा। उसकी फटी हुई नीली ड्रेस में घंटियां लगी थीं, जो हर पेड़ और जड़ से टकराकर बजती थीं। वो मुझे जाने नहीं देने वाली थी। मुझे नहीं रुकना चाहिए था, ना ही सुनना चाहिए था, और ना ही देखना चाहिए था। मैं पीछे हटा और वो आगे बढ़ी। उसके पैर जमीन को मुश्किल से छू रहे थे, घास से कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मेरे अंदर झांक रही थीं। मैं भागने के लिए मुड़ा। मैं दौड़ा, कूदा, रेंगा, हर रुकावट को पार किया। मेरा पैर गिरे हुए पत्थरों में फंस गया। मैं एक ढलान से नीचे भी गिरा। मैं एक कीचड़ में घुसा, जिससे मेरे घुटनों तक ठंडा पानी भर गया। मेरे हाथ, पैर और चेहरे से खून बह रहा था, लेकिन मैं भागता रहा, और कहीं ना कहीं रास्ते में सूरज निकल आया। हांफते हुए मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे घंटियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें सुनने के लिए रुकने की कोशिश की, मैंने फिर से एक घंटी सुनी। मैं जोर से चिल्लाया, नहीं 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 नहीं, रुको, सोचना बंद करो, इस आवाज को सुनना बंद करो। मैंने अपना अंगूठा अपने दांतों के बीच रखकर काट लिया और चीखा, जिससे मुझे उन घंटियों की आवाज न सुनाई दे। मुझे नहीं सुनना चाहिए, मुझे रुकना भी नहीं चाहिए, मुझे बस चलते रहना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कितने दिनों तक रहा। मैं चलता रहा, सिर्फ थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकता। कभी कभी मैं घंटियों के सपने देखता और जागकर उन्हें सुनता।
लेडी ब्लूबेल का सबसे छोटा ख्याल भी उसे मेरी तरफ खींच लाता, जैसे मोमबत्ती की लौ की तरफ एक पतंगा आ जाता है। मैं उबले हुए पाइन कोन्स, कुछ जड़ें और वॉबलर के घोंसलों के अंडे खाकर जिंदा रहा। मैंने सही रास्ते को ढूंढने की खूब कोशिश की, लेकिन नेविगेट करने का कोई तरीका नहीं था। मैं या तो वहीं वापस आ जाता जहां से शुरू किया था, या गलत दिशा में चला जाता था। मैंने वही साइन, वही खुले मैदान कम से कम 1 दर्जन बार देखे। डोंट स्टॉप, डोंट लिसन, डोंट लुक। मेरे पैर छिल गए थे और मेरी दाढ़ी भालू जैसी हो गई थी। ठीक से ना सोने की वजह से मैं सही विचार भी नहीं बना पा रहा था। मुझे याद है कि मैं एक धारा के किनारे बैठा था, ये जाने बिना कि मैं वहां कैसे पहुंचा। शायद ये वही धारा थी जो मैंने आन्या से मिलने वाले पहले दिन देखी थी। मैं अपने मोजे निचोड़ रहा था और अपने कांपे हाथों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। मैं इतना कमजोर महसूस कर रहा था कि ताकत का एहसास भी भूल चुका था। सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना भी बहुत बड़ा काम लग रहा था। मैंने अपने पैरों को बर्फ जैसे ठंडे पानी में डालकर वहीं बैठे रहने का फैसला किया। मेरी त्वचा का रंग फीका पड़ गया, जैसे मेरा खून लाल से नीले में बदल गया हो। मुझे कुछ पल लगे यह एहसास करने में कि मैं वहां अकेला नहीं था, लेकिन वो लेडी ब्लूबेल भी नहीं थी। वो आन्या थी, पानी की धारा के दूसरी तरफ। उसने मुझे दया भरी नजरों से देखा, मुझसे माफी मांगी। मुझे कुछ सेकंड्स लगे उसके हाथ में बने भाले को देखने में, जिसे उसने मेरे बैग के स्विस आर्मी चाकू से बनाया था। मैं सच में माफी चाहती हूं। जब वो कुछ खा लेती है तो शांत हो जाती है। जब वो शांत होती है तो शायद तुम बाहर निकल सकते हो। मुझे उसके पास किसी नए व्यक्ति को लाना पड़ा। बाकी वो बहुत तेज है, बहुत चालाक है। लेकिन मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उसे कोस भी नहीं पा रहा था या चिल्ला भी नहीं पा रहा था। मैं बस आन्या से नफरत करता था, और उस चीज से जिसमें उसने मुझे बदल दिया था। मैं बस पानी की धारा को देखता रहा। तभी आन्या ने कहा, बस थोड़ी देर आराम कर लो, पीछे की ओर झुक जाओ और जो होता है उसे होने दो। कोई हंगामा नहीं, कोई नाटक नहीं, बस चुपचाप लेटे रहो। मैं उसकी इस बात को मुश्किल से सुन पाया। मैं बस अपने पैर के किनारे पर बनते उस नीले रंग के बारे में सोच रहा था। वो नीला रंग मुझे उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। वो मुझे घंटियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। वो मुझे उसे ढूंढने पर मजबूर कर रहा था। तभी आन्या ने अपना भाला तैयार करते हुए कहा, बस बस ऐसे ही। मैं बस धीरे से इसे फेंक दूंगी ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। मैंने अपने हाथों को देखा, जो खरोचों और चोटों से भरे थे। मेरे गीले मोजे मेरी जांघ से चिपके हुए थे। तभी मेरे बाएं पैर में एक तेज दर्द उठा। उसके भाले का एक तेज वार और मेरे शरीर के क्षतिग्रस्त नसों ने विस्फोट कर दिया। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर बिजली दौड़ गई हो। जैसे ही मेरा खून उस धारा में मिला, मैंने अपने सीने में अपने दिल की धड़कन महसूस की। मैं पीछे की तरफ रेंगा, अपने पैर पर कोई वजन नहीं डाल पा रहा था। आन्या भी पीछे हट गई। वो बस ध्यान रख रही थी कि लेडी ब्लूबेल को ठीक से खाना मिल जाए, और लेडी ब्लूबेल पहले से ही वहां थी। शायद मैंने बहुत देर तक उसकी आवाजें सुन ली थी, या नीले रंग को बहुत गौर से देख लिया था। शायद वो सिर्फ मेरे पैर का नीला रंग था। वो जो भी था, मेरे विचारों ने उसे मेरी तरफ खींच लिया था, और इस बार मैं भाग नहीं सकता था। मैंने घंटियों की आवाज सुनी जो मेरी तरफ खींची चली आ रही थी, और एक लंबी परछाई जमीन पर पड़ती दिखी। मैंने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, उसकी मृत आंखों को अपनी तरफ आते देखा। लेडी ब्लूबेल वोंट टेक यू होम।
मैं भाग नहीं सकता था, लेकिन मुझे कुछ करना था, कुछ भी। मैंने अपने गीले मोज़ों को एक अस्थाई पट्टी की तरह बांधा और उसे अपने आंखों पर जितना टाइट हो सके लपेट लिया। मैंने अपनी उंगलियों को कानों में घुसा लिया और बहुत तेज चिल्लाया। मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं सुन सकता या नहीं देख सकता तो शायद उसे मुझे खाने में दिलचस्पी नहीं होगी। मैंने अपने पैर के दर्द पर जितना हो सके उतना ध्यान केंद्रित किया, उस दर्द को अपने विचारों पर हावी होने दिया। मैं जानता था कि वो करीब आ रही है। मेरी नब्ज तेज हो गई, मुझे घबराहट होने लगी। मेरा दिमाग पूरा जोर लगा रहा था पीछे देखने के लिए, उस खतरे को सुनने के लिए, वहां से भागने के लिए, आने वाले खतरे से खुद को तैयार करने के लिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे सर पर कपड़े का एक हल्का सा स्पर्श हुआ। छोटे छोटे धातु के घंटे मेरे शरीर पर घिसटते हुए गए, जैसे लेडी ब्लूबेल मेरे पास से गुजरी हो। उसे किसी ऐसे में दिलचस्पी नहीं थी जो उसे देख या सुन नहीं सकता, लेकिन आन्या उसे देख सकती थी, सुन सकती थी। मोजे की पट्टी को आंखों पर रखे हुए मैं पेट के बल गिर गया। मैंने उंगलियों को कानों में घुसाए रखा, तब तक चिल्लाता रहा जब तक मेरा गला नहीं बैठ गया। मैंने जमीन में एक धमाका सा महसूस किया, जैसे कुछ गिरा हो, और तेजी से पैरों की आवाजें सुनी। कोई शायद भाग रहा था, और फिर अचानक वो रुक गया। एक अनंत काल जितने लंबे समय तक बस मैं और मेरे विचार रह गए। तभी मुझसे कुछ टकराया, कुछ गर्म और गीला। वो मेरे कपड़ों पर छिटक गया और मेरे चेहरे को रंग दिया। हवा में खून की बदबू आने लगी। हवा में एक गूंज थी, जैसे किसी की चीख की कंपन हो। लेकिन मैंने देखने के लिए मुड़कर नहीं देखा, सुनने के लिए भी मुड़कर नहीं देखा, और मैं बस रेंगता रहा। मैंने रुकने से भी इनकार कर दिया था। घंटों बाद मैंने खुद के लिए एक बैसाखी बनाई। मैंने गीली काई को कानों में ठूसा और पट्टी को कसकर बांध कर रखा। अंधा और बहरा मैंने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। एक बार में सिर्फ 1 इंच, और हर कदम मेरे अंदर बिजली दौड़ रही थी। और फिर मुझे अपने पैरों के नीचे एक ठोस ट्रेल महसूस हुई। पट्टी हटाते हुए मैंने आसपास देखना शुरू किया और परिचित लैंडमार्क देखने शुरू किए। मेरी घड़ी ने फिर से टिक टिक करना शुरू कर दिया था और मेरा रेडियो भी जीवित हो उठा था। मैं जानी पहचानी जमीन पर वापस आ गया था। शायद आन्या सही थी। लेडी ब्लूबेल खाने के बाद ज्यादा शांत हो जाती थी। सिविलाइजेशन बस अब आसपास थी, मेरे द्वारा एक बार फिर से उसे देखे जाने का इंतजार कर रही थी। मैं 6 हफ्ते से गायब था। रेंजर डैन ही थे जिन्होंने मुझे ढूंढा। वो जूनियर रेंजर्स के एक दल को उसी ट्रेल पर ले जा रहे थे जहां सालों पहले हम गए थे, और मैं उन्हें उसी ट्रेल पर मिला। और हाँ, उनके पास हॉट डॉग भी थे। अब जब समय बीत चुका है और मेरा पैर ठीक हो गया है, मैंने एक प्रशासनिक पद संभाल लिया है। मैंने पार्क में जाना कम कर दिया है। मैंने किसी को नहीं बताया कि वास्तव में क्या हुआ था, ना सिर्फ इसलिए कि ये पूरी तरह से पागलपन लगता है, बल्कि इसलिए भी कि इसके बारे में जानना उन्हें खतरे में डाल सकता है। मैं शायद सबके साथ नहीं घुलता मिलता, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि कोई लेडी ब्लूबेल को ढूंढने निकले। आन्या बेकर वास्तव में एक कंपनी रिट्रीट से गायब हुई थी, लगभग 8 साल पहले। वो अजीब युवक एक रहस्य था। उसके जैसे दिखने वाले किसी को भी सालों से नहीं देखा गया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। नमस्कार।